प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा। वाचिका चांद मंजिला। एक तरफ हरियाणा में भीषण गर्मी के चलते पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया था, वहीं राजनीतिक दलों ने रैलियों के माध्यम से प्रदेश में राजनीतिक गर्मी भी बढ़ाई हुई है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के बाद हुए बदलाव का असर हरियाणा में अभी से दिखाई दे रहा है। देश की सबसे बड़ी संसद लोकसभा के चुनाव भले ही वर्ष 2024 में होने हैं, लेकिन देश की सबसे छोटी संसद पंचायतों के चुनाव हरियाणा में इसी साल अगस्त माह में होंगे, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। करीब 2 साल तक कोरोना व किसान आंदोलन के कारण हरियाणा भाजपा व जजपा के नेता घरों से बाहर नहीं निकल सके, लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन भीषण गर्मी के बावजूद जनता के दरबार में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रगति रैलियों के माध्यम से जहां प्रत्येक जिले का दौरा करते हुए विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर रहे हैं, वहीं सहयोगी जन नायक जनता पार्टी भी भविष्य की राजनीति को भांपते हुए लगातार रैलियां कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को जहां यमुनानगर दौरे पर थे, वहीं दुष्यंत चौटाला ने सोनीपत व रोहतक में जनसभाओं को संबोधित किया। ये सारी कवायद पंचायत चुनाव को लेकर हो रही है। वहीं हरियाणा का विपक्षी दल कांग्रेस इस सप्ताह भी मंथन की राजनीति में व्यस्त रहा। इस सप्ताह के दौरान हरियाणा सरकार एक बड़ा फैसला सुर्खियों में रहा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में केजी से पीजी तक की पढ़ाई शुरू करने का ऐलान किया। इसके लिए नई शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक लागू करने से पहले कई बदलाव किए जाएंगे, जिसके तहत सरकार ने तय किया कि 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चे अगर विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई करते हैं तो उनकी फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी। ये योजना बहुत जल्द प्रदेश में शुरू होने जा रही है। यही नहीं, शिक्षा को सरल बनाने और सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग को हायर एजुकेशन में मर्ज करने की तैयारी कर ली है। वर्तमान में दोनों विभागों के प्रशासनिक सचिव का जिम्मा भी एक ही आईएएस के पास है। इसी तरह से दोनों विभागों का महानिदेशक भी एक ही अधिकारी को बनाया हुआ है। दोनों विभागों का प्रशासनिक संचालन जहां एक अधिकारी के पास है, वहीं शिक्षा मंत्री होने के नाते उच्च शिक्षा विभाग भी कंवरपाल के पास है, जबकि तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज हैं। दोनों विभागों के विलय के बाद मंत्री भी एक ही होगा। हरियाणा सरकार द्वारा 6ठी से 10वीं तक की इतिहास की किताबों में किए गए बदलाव को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। इस पूरे सप्ताह सबसे अधिक विवाद 9वीं कक्षा के इतिहास की किताब को लेकर छिड़ा रहा। इतिहास की इस किताब में देश के विभाजन के लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति, कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व में सत्ता की लालसा और विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसे लेकर पूरा सप्ताह कांग्रेस ने जहां सरकार को घेरा, तो शिक्षा मंत्री ने सभी पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थियों के लिए सही करार देते हुए कहा कि इतिहास को शुगर कोटेड नहीं बनाया जा सकता। इतिहास के सभी पहलुओं की सच्चाई जानना मौजूदा पीढ़ी के बच्चों का अधिकार है। जिस भी दल के संबंध में जो अच्छी बातें हैं वह भी सामने आनी चाहिए और जो गलत फैसले हैं वह भी पता लगने चाहिए। हरियाणा के आईएएस व आईपीएस अधिकारी इस सप्ताह भी चर्चा का विषय रहे। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका तथा संजीव वर्मा के बीच छिड़ा विवाद इस सप्ताह भी हल नहीं हुआ। दोनों अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ जंग जारी रखे हुए हैं। वहीं हरियाणा की चर्चित आईएएस अधिकारी रानी नागर ने इस सप्ताह दूसरी बार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपनी हरकतों के कारण सुर्खियों में रहे होमगार्ड के आईजी आईपीएस हेमंत कलसन ने एक सप्ताह में 2 बार लोगों के साथ मारपीट की, तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। वहीं उन्हें निलंबित करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समय से पहले जबरन सेवानिवृत्ति को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हरियाणा से इस सप्ताह 2 अच्छे समाचार ये रहे कि कोरोना काल के बाद जहां हरियाणा कला परिषद व संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट की तरफ से कुरुक्षेत्र के हरियाणा कलाकृति भवन में 18 से 22 मई तक 5वां हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन विदेशों में करवाए जाने का फैसला लिया गया है। एक बार फिर से हरियाणवी संस्कृति, प्राचीन सभ्यता व कला 7 समंदर पार तक दिखाई देगी। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।